Hello everyone. Today we are going to discuss a topic Newton's laws of motion. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सेकेंड लॉ डिस्कस करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। और क्या है ये कंसेप्ट? इसको बोला जाता है मोमेंटम। ओके, तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला देखने से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मोमेंटम क्या है और मतलब हम इस मोमेंटम को फील कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सपोज एक ग्लास है। ओके, ये बहुत बड़ी एक ग्लास जैसे इसका विंडो या फिर कुछ ऐसे बड़ा सा शीट मैंने ले लिया है। ओके, और इस ग्लास के सामने मुझे इस ग्लास को तोड़ना है। तो इस ग्लास के सामने मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? एक मास। ठीक है, अब ये जो मास है, ये मास अज्यूम कर लो आपकी 5 केजी इतना ये मास है। ठीक है, कुछ ये स्टोन हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इस मास का यूज करके, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं इस ग्लास को क्या कर सकती हूँ? इजीली ब्रेक कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत एक हेवी थिंग है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ज्यादा फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आई कैन से कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक है स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मास समझ लो कुछ 0.5 ग्राम। ये छोटा सा मास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ये अगर बुलेट में कंसिडर कर रही हूँ तो इसका जो स्पीड है, ये स्पीड यहाँ पे होगा 500 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया है। ओके, तो ये स्पीड से अगर ये बुलेट इस ग्लास के तरफ जाती है तो क्या हो जाएगा? ये ग्लास ब्रेक हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मास देखो डिफरेंट है, लेकिन इसकी तो कुछ वेलोसिटी नहीं है। हमने तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया। ऐसे अज्यूम करो कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, इट हैविंग लेस वेलोसिटी, तभी भी ये टूट रहा है। वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, मास आपने घटा दिया, तभी भी ये ग्लास क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो बातें मुझे दिखाई दे रही है, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। तो क्या ये मास और वेलोसिटी जैसे फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? क्या है रिलेशन इनका? यही हमें समझना है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मास और वेलोसिटी अगर उसमें है तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें कि मोमेंटम मींस व्हाट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें जवाब देते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन, नो डाउट। लेकिन इसको हम फील कैसे करें? हम कैसे समझे कि मोमेंटम मींस व्हाट? तो हम उसको समझेंगे कि इसके डेफिनेशन से। एंड क्या है इसके डेफिनेशन? द मोशन कंटेन इन बॉडी, इसको क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाता है। ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम का अगर आपने सिंबल देखा तो सिंपल है, ये पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? कि अब इसको डायरेक्शन भी आने वाली है और ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ। दिस इज नथिंग बट अ मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो चलो इसके डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं विथ यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, P
इज इक्वल्स टू m इंटू v। तो ये फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दोनों का यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया है और हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल चुका है। तो यू कैन से कि मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मीन्स द मोशन कंटेंट इन योर बॉडी। ओके, तो ये होता है मोमेंटम। अब देखो मास क्या है यहाँ पे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो बचा क्या, वेलोसिटी। तो मतलब हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होने वाली है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कहाँ से लेता है, वेलोसिटी से अपने डायरेक्शन लेता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो बेसिक बातें हैं, सारी बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूनिट के बारे में डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसका कन्वर्जन करना पड़ता है। तो क्या है इसका यूनिट, तो सिंपल फॉर्मूला से ही देखेंगे। मास हमारा होता है केजी में, राइट, और आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड में। तो ये एक यूनिट यहाँ पे बन जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जरा देखते हैं इसको और एक यूनिट से हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो वो एक्चुअली न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके हिसाब से भी हम निकालेंगे, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों को हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जरा ये क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो एक सेकेंड है ये मैं इसको एज इट इज रख देती हूँ। ये पूरा जो है इसको आप बोल सकते हो न्यूटन, और ये सेकेंड एज इट इज, मतलब हमारा जो सेकेंड यूनिट है ये क्या बन जाता है, न्यूटन सेकेंड। और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह पे ये यूनिट भी यूज किया दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ मोमेंटम। अब जरा आगे चलते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पार्ट हम समझते हैं। ओके, अब मुझे चाहिए चेंज इन मोमेंटम। ओके, कि ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ओके, तो लेट्स सी, और इसको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके। ओके, हेडिंग में यहाँ पे दूंगी चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो चलिए बहुत ही इजी सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज मेरे पास ये एक रिजिड वॉल है। ठीक है, ये ऐसी वॉल है, यहाँ पे है एक आपका ऑब्जेक्ट जिसका मास है m। ओके, और इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है u। ओके, ये मास क्या हुआ, इस वॉल पे जाके बम्बार्ड हुआ, कोलाइड हुआ, और जैसे ही कोलाइड हुआ वो क्या हो गया, रिबाउंड हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो जैसे ही ये रिबाउंड हुआ तो फिर से मास तो उसका सेम ही है, लेकिन जस्ट उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हुई, सेम हुई, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसा कुछ मेरे पास सिनेरियो है, और मुझे क्या करना है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मुझे ये फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाएगा, आप इसको लिखोगे डेल्टा पी, है ना। डेल्टा मीन्स व्हाट, चेंज इन क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या दिखाई दे रहा है। फाइनल मीन्स व्हाट, कि आफ्टर रिबाउंडिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें मोमेंटम पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी क्या है, m इंटू यू। ठीक है, m इंटू यू। अब यहाँ पे माइनस ये जो इनिशियल है इसका भी वो तो मोमेंटम मुझे क्या दिखाई दे रहा है, m इंटू यू। तो क्या ये जीरो हो जाएगा, नहीं, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हमने लिया, ये वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी, बट इसकी डायरेक्शन हमें शो करनी पड़ेगी। तो अब हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे शो किया जाता है, बाय यूजिंग द यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आई कैप, और ये सॉरी यहाँ पे लेंगे माइनस आई कैप, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और इनिशियल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, -2m(u)I कैप। ये क्या हो गया आपका, चेंज इन मोमेंटम। अब इस चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर किसी ने पूछा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2mu, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब और एक एग्जांपल समझते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड का, इससे और ज्यादा हमें क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ पे ये जो वॉल है, ये वॉल कुछ ऐसे अज्यूम कर लिया है हमने, दिस इज योर रिजिड वॉल। यहाँ पे है आपका मास m, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी आपने ले ली v। ओके, ये क्या हुआ, पहले इस पे आया और यहाँ पे बम्बार्ड किया। ओके, और फिर ये सीधा इसने अपना ऐसे रास्ता बदला और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मास तो सेम है और वेलोसिटी भी इसकी सेम ही रह गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर से क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जरा देखते हैं यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जरा देखो, फाइनल मोमेंटम है mv, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ये क्या होगा, mvj कैप माइनस, ओके, ये किस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, mvi कैप। तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या आ जाएगा, mvj कैप माइनस mvi कैप। दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन मोमेंटम। और अगर आपको चाहिए तो आप इसका बाद में जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है √2mv की तरह ये मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया। और एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं छोटा सा, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो जरा देखो, एक बॉल हमने लिया है, ए बॉल rebound with same speed, then find change in momentum। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, उसको आपको रिबाउंड किया है किसी सरफेस के ऊपर और वो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है, और आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इसके लिए डायग्राम प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। सपोज ये हमारी रिजिड वॉल है। ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे एक मास m, जिसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ऐसे ये ऑब्जेक्ट गया और इस वॉल पे ऐसे बम्बार्ड हो गया, और यहाँ से ये ऐसे इस डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गया है, और वेलोसिटी सेम स्पीड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, सेम स्पीड से वो रिबाउंड हुआ है, तो इसीलिए सेम स्पीड से यहाँ पे ये जो है m, ये वेलोसिटी यहाँ से आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन का मतलब जस्ट मैंने एक एरो निकाल लिया, यहाँ पे है ये एंगल थीटा और ये भी एक एंगल थीटा, ऐसा हमें सिनेरियो गिवन है। अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन लगने वाली है, तो डायरेक्शन अगर चाहिए तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ना ही है एक्स डायरेक्शन में है
ना ही वाई डायरेक्शन, ये तो पूरा एक्स वाई प्लेन में है। तो अब ये पूरा अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये जो है इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ हम लेते हैं एम वी कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं है तो वो साइड हमें पता है कि एम वी साइन थीटा लेते हैं। ओके, अब रही बात डायरेक्शन की, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे कैप, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है हमारा m मास और इसकी वेलोसिटी v। तो जरा देखो इसको भी हमने क्या किया? दो कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ का अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा। तो जिस तरफ थीटा है तो हम बोलेंगे एम वी कॉस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस है इसीलिए क्या आ जाएगा? जे कैप। ये किस तरफ जा रहा है? एम वी साइन थीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये क्या है? माइनस आई कैप, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। डायग्राम समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या है? दिस वन। तो आई विल राइट हियर माइनस एम वी साइन थीटा, और इस तरफ क्या है? ये प्लस एम वी कॉस थीटा, ये आई कैप, और ये वाला है आपका जे कैप, माइनस। अब इसकी बात करते हैं इनिशियल की। इनिशियल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एम वी साइन थीटा आई कैप। अब ये नेगेटिव नेगेटिव जो मतलब है यहाँ पे, तो ये बाहर निगेटिव है तो अंदर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ माइनस एम वी कॉस थीटा, ओके, और यहाँ पे आप लिख दो जे कैप। तो जरा देखते हैं हम यहाँ पे, ये एम वी कॉस थीटा जे और ये एम वी कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बच जाता है? माइनस टू एम वी साइन थीटा आई कैप। ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। इस तरह से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। या फिर ये थोड़ा सा मुझे लेंदी लग रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा एक कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। जरा देखिए ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एम वी कॉस थीटा, ये भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इनका हमारे जो मोशन है, जो मोमेंटम है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही अलग है। तो किसमें हमें दिखाई दे रहा है कंट्रीब्यूशन? एम वी साइन थीटा आई कैप और एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप, क्योंकि ये आगे जा रहा है और फिर से रिबाउंड होके ये पीछे आ रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों को सिर्फ हमें देखना है, और इन दोनों को अगर आपने जस्ट ऐड किया तो यहाँ पे माइनस टू एम वी साइन थीटा आई कैप, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मोमेंटम क्या होता है उसकी डेफिनेशन और ये कुछ बहुत एग्जांपल्स जो है, ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है उसके बारे में। ओके, देखिए कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करना है तो हमें उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हमेशा याद रहने चाहिए, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। ओके, तो जरा देखो न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कभी आपने क्रिकेट देखा है? उसमें ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, ये जो फील्डर्स होते हैं, ये हमेशा हमारे अपने जो हैंड्स होते हैं वो इसे कैच करते वक्त ऐसे पीछे ले आते हैं, है ना। ये आपने बहुत बार देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि ये जो हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं एथलेटिक्स, तो जब वो जंप कर देते हैं तो वो जाके किसी एक सैंड की जो बेड होता है या फिर कुशन बेड होता है उस पे जाके जंप कर जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। या आपने देखा होगा कि कोई अगर बॉक्सर है
तो उसने अगर ऐसे टाइल ले लिया तो उसके ऊपर वो ऐसे पंच मार देता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो ये जो सारी बातें हैं, इसका और न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या रिलेशन है, यही आज हमें पढ़ना है ना। तो इसको स्टार्ट करेंगे इसके स्टेटमेंट से कि एक्चुअली ये न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है ना। जैसे आपने फर्स्ट लॉ में देखा होगा कि फर्स्ट लॉ में हम लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी का जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये हम न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेटमेंट देखेंगे, क्या है इसका स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ओके, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और अप्लाइड फोर्स ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलो फिर इसको जरा देखते हैं कि कैसे इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने ले लिया फोर्स। ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आई? यस। लेकिन जरा देखो, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स मुझे चाहिए इन टाइम टी। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, नॉट वी कैन से पर्टिकुलर टाइम बट एक इन टाइम टी के लिए मुझे ये एफ चाहिए। तो क्या ये एफ इंस्टेंटेनियस होगा या एवरेज होगा? तो वी कैन से दिस इज द एवरेज फोर्स। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए चाहिए तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो अगर इन टाइम टी के लिए मैं बात करूं स्पेसिफिकली, इंस्टेंटेनियस के लिए भी देखेंगे लेकिन वो तो बाद में, पहले ये वाला देखो। यहाँ पे ये एफ एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, है ना। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी नाउ। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करनी है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू 1 लेनी है। ओके, फॉर द सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला। ये एक हमें न्यू फॉर्मूला मिल रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी? हाँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो फोर्स है ये कैसे है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चलो यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया कि इन टाइम टी की ये सिचुएशन हो सकती है। अगर मुझे एट पर्टिकुलर टाइम चाहिए, एट टाइम टी चाहिए, एट द इंस्टेंट ऑफ अ टाइम टी चाहिए, तो मुझे ये जो फोर्स है ये फोर्स कैसा लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स मुझे लेना पड़ेगा। ओके, और ये जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये हो जाएगा आपका dp बाय dt। क्योंकि देखो ना, इंस्टेंटेनियस पॉइंट के, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है मतलब ये स्मॉल मोमेंटम अप्लाई कर रहा है, स्मॉल फोर्स है। तो इसलिए मोमेंटम भी देखो आपका क्या हो गया है, स्मॉल मोमेंटम हो गया है। बट जरा ऑब्जर्व करो, dp by dt मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स मिल रहा है। थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो क्या मैं इसको स्लोप कह सकती हूँ? यस, वी कैन से इट इज स्लोप, है ना। dp by dt ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस फोर्स का वैल्यू मोमेंटम के हिसाब से। ठीक है, तो चलो दोनों में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ये dt जो है मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा f dt इज इक्वल्स टू dp। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ f dt इज इक्वल्स टू dp। इंटीग्रेशन होगा आपका t1 टू t2, यहाँ पे इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है, इस तरफ लिखेंगे f
डी टी T1 टू T2 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। मतलब मुझे डेल्टा पी की यहाँ पे और एक मतलब फॉर्मूला मिल गया है। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। और ये एक फॉर्मूला यहाँ पे मुझे मिल गया। मतलब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अलग अलग जो है ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये जो स्टेटमेंट है और उसका जो फॉर्मूला है एट इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑल्सो और एवरेज फोर्स के लिए हमने ये वैल्यूज यहाँ पे देख लिए। ओके, तो थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो नाउ आई विल रिमूव दिस पार्ट और थोड़ा कुछ और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। ओके, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। ओके, बट P की वैल्यू क्या है आपकी, P की वैल्यू है M इंटू V। तो चलिए ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटू ब्रैकेट एम इंटू वी। ओके, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है ये कैसे किया जाता है, तो देखो फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज, दूसरे का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ओके, प्लस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज, फर्स्ट का हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया है। ओके, तो आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है उसको हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर से इसका कांस्टेंट रखा, पहले का डेरिवेटिव। तो ये भी तो एक कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब इसमें बनेंगे दो केसेस, केस वन। ओके, केस वन में हम क्या करेंगे, केस वन में हम मास को कांस्टेंट रखते हैं एंड मोस्टली यही जो केस है वो बहुत फेमस है। जो मास होता है आपका, ये मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मास आपका फिक्स हो गया तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो फोर्स है, तो फोर्स जरा देखिए क्या आ गया, m dv बाई dt। अब मुझे बताओ dv बाई dt क्या है, dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, और बहुत सारे बच्चे इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू ma। नो, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ न्यूटन सेकेंड लॉ। अंडरस्टूड? तो ये एक केस हमारी हो गई। अब जरा ये दूसरी केस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर सपोज मास कांस्टेंट नहीं है, मुझे अगर चाहिए कि मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या ले लेती हूँ, कांस्टेंट कंसीडर कर लेती हूँ, है ना। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म्स पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका जो f है, तो ये f की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है v dm by dt, and this is also one of the important formula according to the questions, according to the numericals। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम मास जो होता है, मोस्टली मास कांस्टेंट ही होता है, कभी हम मास को वेरिएबल नहीं, बट जो रॉकेट होते हैं, है ना, जेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि मास जो है व्हाइल लॉन्चिंग, व्हाइल फायरिंग, मास धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अपने आप ये जो वैल्यू है dm by dt, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, तो ये वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मास तो मोस्टली कांस्टेंट ही होता है बहुत सारे एग्जांपल्स में। तो क्या आपको ये पार्ट समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करते हैं रिलेटेड टू द ग्राफ्स। ओके, तो पहले ये पार्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट कवर कर लेते हैं। यस, तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, F एवरेज, मैं एवरेज फोर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, F एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा P
बाय डेल्टा टी। अगर मैंने आपका जो डेल्टा टी है, टाइम का जो इंटरवल है, मैंने अगर टाइम इंटरवल को कांस्टेंट रख दिया तो आपका ग्राफ कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका डेल्टा पी और यहाँ पे आप लेंगे आपका एवरेज फोर्स, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एफ एवरेज आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो ये ग्राफ का जो नेचर है ये क्या हो जाता है, लीनियर नेचर आ जाता है। ओके, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपका जो डेल्टा पी है, इस डेल्टा पी को कांस्टेंट रखूं, मतलब चेंज इन मोमेंटम अगर आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एफ एवरेज है ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। तो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कैसे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट अ डेल्टा टी और यहाँ पे है आपका एफ एवरेज। तो ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ का नेचर कुछ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो चलो ये भी हो गया। अब एक्चुअल इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल शायद ये फोर्थ न्यूमेरिकल है, तो इसको देखते हैं क्या है, जरा देखिए। द मोमेंटम p इन kg मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, ऑफ ए पार्टिकल इज varying with टाइम t, और ये आपको दिया है सेकेंड में। ओके, एज p इज इक्वल्स टू, क्या है ये मोमेंटम, ये है 2 + 3t का स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। द फोर्स एक्टिंग on the particle at t is equals to यहाँ पे ले लेते हैं 3 seconds will be। क्वेश्चन देखिए, मोमेंटम है, ओके, वेरी हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है इन टाइम t दिया है आपको यहाँ पे, और फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मोमेंटम लिख लेते हैं, क्या है ये 2 + 3t स्क्वायर। ओके, ये मोमेंटम है। अब फोर्स कैसे निकाला जाए, हमारे पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, dp/dt। ओके, तो F इज इक्वल्स टू d/dt और P की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 2 + 3t स्क्वायर। ओके, अब 2 का तो डेरिवेटिव 0 है, रही बात इसकी, तो ये आ जाएगा 3 × 2 और यहाँ पे t। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6t, और 6 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया है 3, यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड आपको 3 दिखा है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3 18, मतलब आपका जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे कितना आ गया है 18 न्यूटन। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फोर्स आपको दिया है, इफ फोर्स F इज इक्वल्स टू 2t I cap प्लस यू कैन से 3t स्क्वायर j कैप। ओके, ये न्यूटन में है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, ये जो फोर्स है ये पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है, विच इज मूविंग इन XY प्लेन, जो XY प्लेन में मूव हो रहा है, इसीलिए तो देखो यहाँ पे दिया है I कैप
एक्स की डायरेक्शन, यहाँ पे जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन में ये यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम का आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन मोमेंटम चाहिए, फोर्स दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो सिंपल F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम नहीं है तो डी टी को इस तरफ ले आओ, F डी टी इज इक्वल्स टू डी पी, दोनों तरफ का यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये होगा आपका T1 टू T2 और इसमें क्या डालेंगे, हम वैल्यूज डालेंगे। तो चलो फिर इसमें पहले वैल्यूज डाल देते हैं। इंटीग्रेशन T1 की वैल्यू कितनी है, 0 टू 2 आपको दिया है, F आपको कितना दिया है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये क्या है आपका यहाँ पे फोर्स है, dt इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट होके आपको क्या मिलेगा, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम मिलने वाला है। तो चलो इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और इसके लिमिट्स कितने हैं, 0 टू 2 प्लस ये 3 एज इट इज, इसका स्क्वायर क्यूब हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे लिमिट है 0 टू 2। ओके, इज इक्वल्स टू डेल्टा p। so this 2 and this 2 will get cancelled, 3 and this 3 will get cancelled, तो t रेस्ट टू 4। ओके, और प्लस यहां पे आ जाएगा 1 सेकेंड, टी स्क्वायर, यस यस, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टू की वैल्यू, तो हाँ 0 टू 2 है, तो ये होगा पहले 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर एंड माइनस 0 का स्क्वायर। लेकिन क्या हम एक बात यहाँ पे भूल गए, ये जो आई कैप और जे कैप है, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे जे कैप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे भी आई कैप और यहाँ पे आपका जे कैप आ जाएगा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ओके, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है 4 आई कैप प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है सॉरी 2 का क्यूब जो है वो आ जाता है आपका 8 जे कैप इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ये क्या आ गया आपका मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन मोमेंटम, तो इसको कैसे करेंगे, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सिंपल है अभी आई कैप जे कैप, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, 4 मतलब यहाँ पे 16 और प्लस 8 का 64 है ना, तो यहाँ पे ये कितना आ जाता है, ओके, तो ये इसका यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट, फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 और दोनों का एडिशन जो है ये एडिशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए और एक न्यूमेरिकल अब हम यहाँ पे करेंगे और एक एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो अब जरा देखिए, अब हमें दिया है एक बॉडी जिसका मास है 3 kg, ओके, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये हमें दिया है एक ग्राफ से, ये टाइम इन सेकेंड है और यहाँ पे है आपका फोर्स, ठीक है, तो ग्राफ अगर आप देखोगे
तो कुछ ऐसे ग्राफ दिखाई दे रहा है इन दिस वे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे दिया गया है 4, और ये जो है ये है आपका 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू नीड टू फाइंड आउट द मोमेंटम। आपको मोमेंटम कितना यहाँ पे एक्वायर हो रहा है ये निकालना है। हियर आई विल राइट फाइंड मोमेंटम एक्वायर्ड। ओके, ये आपको यहाँ पे निकालना है। अब जरा देखते हैं ये जो एरिया है यहाँ पे। ओके, तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये एरिया अंडर क्या है, कर्व। मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंडर का ये एरिया है। कौन दे रहा है ये, फोर्स एंड टाइम। तो ये फोर्स एंड टाइम, इसके अंदर जितना एरिया होगा ये हमें क्या बताएगा, मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ये एरिया हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, एरिया क्या है, सबसे पहले ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस इसका एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा आपका 4 इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 10 प्लस यहाँ पे है 4 इंटू 10 मतलब 40 इज इक्वल्स टू P, और ये कितना आ जाता है आपका 50 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा जो 50 न्यूटन सेकेंड, ये जो डेल्टा P है मतलब आपका जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 50 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो जाता है। और एक लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम करेंगे, जो हमने देखा था ना कि मास कब वेरिएबल होता है, तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम एक सॉल्व करेंगे। और एक चलो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड। ओके, तो देखो A 600 ग्राम सॉरी 600 kg रॉकेट है। ओके, और इसको क्या किया गया है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में इसको फायर किया गया है। ओके, और जब ये ऊपर की तरफ इसका फायरिंग होता है तो इसका जो एग्जॉस्ट स्पीड होता है, एग्जॉस्ट स्पीड, ठीक है, तो इस एग्जॉस्ट स्पीड की वैल्यू हमें दी गई है 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पे दी गई है। हमें निकालना है यहाँ पे कि जो वेट है रॉकेट का, मतलब जब इसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई होता है तो इसका वेट कितना होगा ये हमें देखना है। तो स्पीड कितना है 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, दी mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मास है, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, ये सिचुएशन गिवन है। ओके, तो जरा देखो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने फॉर्मूला लगाया था F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। ओके, तो डेल्टा P बाय डेल्टा T है यहाँ पे। ओके, तो मैंने इसको ऐसे किया था डेल्टा T बाय डेल्टा P, यहाँ पे वैल्यूज डाल दी M इंटू V। तो M को मैंने पहले कांस्टेंट रखा dV बाय dt, और फिर से हमने क्या किया V को कांस्टेंट रखा dm बाय dt।
अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और हमें फोर्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, v dm/dt। और अब जरा देखो हमारा जो गैस है ये इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब डेल्टा m/Δt, ये डेल्टा m/Δt की वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल, F/v इज इक्वल्स टू डेल्टा m/Δt। अब फोर्स जो है, ओके, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, F इंटू ए, है ना, सॉरी dm/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा जो फोर्स है, फोर्स को हम m इंटू ए लिखेंगे, ओके, और ये v एज इट इज, m हमारा कितना है 600, ओके, एक्सीलरेशन है 10, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी, हाँ दिस वन, ये देखो वेलोसिटी कितनी है 1000 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, और हमारा जो dm/dt है, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाता है 6 kg पर सेकेंड, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू, मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो मास है पर यूनिट टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ओके। आई होप you understand all these questions and the concept. Thank you so much. All the very best. Thank you.